नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ और फायर ब्रांड नेता रहे विनय कटियार ने दोबारा सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया है। यूपी तक से बातचीत में विनय कटियार ने कहा कि वो अपनी कर्म भूमि से चुनाव लड़ेंगे। उनकी कर्म भूमि यानी अयोध्या। वो फैज़ाबाद से, अयोध्या से 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं और मौजूदा बयान को 2027 विधानसभा चुनाव में अयोध्या से उनकी दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। विनय कटियार के अब चूंकि अयोध्या, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या कोई सिर्फ चुनावी सीट तो है नहीं, उसका तो एक प्रतीकात्मक महत्व है। ऐसे में विनय कटियार का ये जो बयान है, इसने यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी है। विनय कटियार, दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। वो 3 बार के सांसद रहे फैज़ाबाद से, जैसा मैंने कहा, और इसके अलावा वो 2 बार बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी एक वरिष्ठ नेता हैं। काफ़ी दिनों से सक्रिय राजनीति से एक तरीके से बाहर थे, लेकिन अब जो ये नया बयान उनका आया है, उसने सियासी हलचल तेज कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस पूरी राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। विजय जी, आपने लंबे समय से विनय कटियार की पॉलिटिक्स को देखा है। काफ़ी दिनों से विनय कटियार जो हैं वो सक्रिय राजनीति से तो बाहर ही थे, तो अब ये अचानक चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? और हमारे कुछ दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि वो 2027 की दावेदारी कर रहे हैं कि 2029 की दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, अभी तो फौरी तौर पे जो लग रहा है 2027 की ही दावेदारी है। दरअसल इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, उसमें बीजेपी के वो नेताओं के लिए काफी गुंजाइश दिखाई दे रही है जो पिछले 7-8 सालों से तटस्थ थे, नेपथ्य में थे। उसमें विनय कटियार भी। विनय कटियार उस दौर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी, जब बीजेपी बहुमत से बहुत दूर हुआ करती थी, जब बीजेपी को बड़ी मुश्किलें से सीटें मिलती थी। उस दौर में पहले ऐसे नेता हैं विनय कटियार जिनको फायर ब्रांड कहा गया, क्योंकि ये बजरंग दल के संयोजक थे और राम मंदिर आंदोलन के समय में। और बीजेपी आज जहां है उसमें युवा विनय कटियार का बड़ा रोल है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, ठीक है, काम अपने सीनियर्स के निर्देश पे किया, लेकिन बहुत सी चीजें विनय कटियार ने बड़े सधे तरीके से की और उसका असर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा। और मोदी एरा में बीजेपी अगर बहुमत से 2014 के बाद 2 बार सरकार में आई, तीसरी बार गठबंधन के साथ आई है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों जो जीत है इसमें इनकी बड़ी भारी भूमिका है। दरअसल ये जो विनय कटियार की सक्रियता के पीछे का जो कारण मुझे लगता है, वो 4 जून 2024 का रिजल्ट इसके पीछे मुख्य कारण है। 4 जून 2024 को बीजेपी 75 सीट लड़ने के बाद सिर्फ 33 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी। यानी कि मौजूदा दौर की जो सियासत है उसमें कहीं जंग लग गया, ऐसा शायद पार्टी को महसूस हुआ होगा। या फिर जो कभी बेहतर करिए तो उसका एक बाई प्रोडक्ट भी क्रिएट होता है जो कंपोस्ट में बदल जाता है। तो वो बाई प्रोडक्ट को फिर से उसको उपजाऊ बनाने की स्थिति में उसमें बीज डालने के लिए विनय कटियार जैसे नेताओं की जरूरत है। और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 4 जून 24 को न सिर्फ बीजेपी हारी थी, बल्कि एक ओबीसी का एक बड़ा तबका भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया था। वो तबका क्षत्रिय कुर्मी समुदाय के लोग थे, जिनके बलबूते समाजवादी पार्टी ने 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जीती, 37 में से 7। तो ये बड़ा नंबर था। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था कुर्मी समुदाय के वोटों को लेकर। अपना दल को इन्होंने ऑलरेडी पहले से उनके साथ टाई अप करके एक तरीके से फ्रेंचाइजी दे रखी थी कि कुर्मी वोट आप ले आइए, लेकिन उसमें 22 में ही कहीं नाकाम नजर आने लगी थी अपना दल, क्योंकि उसमें डिवीजन भी हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, लीडरशिप को लेकर ढेर सारे सवाल थे, ढेर सारे आरोप लगने लगे थे। फिर भी उनकी विधानसभा सीटें बढ़ी तो बीजेपी की वजह से। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपना दल भी सिर्फ 1 सीट लोकसभा की जीत पाई, अनुप्रिया पटेल जीत पाई, बाकी दूसरी वो हार गई। तो विनय कटियार बहुत प्रासंगिक होते हैं। 2-3 कारण हैं। एक तो ये हिंदुत्व के चेहरा हैं, इनके दौर के लोग अब जरूर इनकी ही उम्र में हैं। यंगस्टर इनको बहुत पसंद करता था विनय कटियार को, और ये जोश और जज्बा पैदा करने में इनके भाषणों का कोई सानी नहीं था। मुझे याद है मायावती के साथ 2002 में भाजपा की सरकार थी और
एक पार्क में चर्चा हुई कि पेरियार की मूर्ति लगेगी, तो विनय कटियार ने कहा कि पेरियार की मूर्ति के लिए जो गड्ढा खुदेगा उसी में मायावती की सरकार दफन हो जाएगी, यानी बीजेपी अपना रिश्ता खत्म कर। तो इस तरीके से इनके बयान बहुत ही तीखे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैं। तो विनय कटियार अच्छा है क्या? अब अयोध्या की जो विधानसभा सीट है वहां वेद प्रकाश गुप्ता पिछली बार भी नानुकुर करके चुनाव लड़े थे जी। और उस पूरे खित्ते में कुर्मी समुदाय का कोई बड़ा नेता इनके पास, भाजपा के पास है नहीं। बगल में लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से हैं, उधर राम प्रसाद चौधरी बस्ती से सपा से जीते हुए हैं। तो बीजेपी को कि ये जो शक्ति केंद्र है उनकी पार्टी का अयोध्या, यहाँ पे अगर उनको फिर से मजबूती चाहिए तो विधानसभा में कम से कम विनय कटियार को आना चाहिए। विनय कटियार अपनी तरफ से सक्रिय नहीं हुए क्योंकि ये बड़े अनुशासित रहे, थोड़ी नाराजगी कभी कभी जाहिर करते रहे पिछले दिनों, लेकिन उन्होंने खुल के कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो पार्टी लाइन के बहुत खिलाफ हो। तो मुझे लगता है कि अब विनय कटियार का जो बीच में एक ऐसा कालखंड था जिसमें वो शांति से अपना चिंतन मनन करते रहे, अब उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में या चुनावी राजनीति में उतरने के लिए वो अपनी तैयारी कर चुके हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अचानक से नहीं हुआ है, और ये बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि यूपी तक के साथ जो लखनऊ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है कुमार अभिषेक, उनके साथ कुछ दिनों पहले विनय कटियार ने एक लंबा पॉडकास्ट किया था और उसके अंदर स्पेसिफिक सवाल है कि आप सक्रिय राजनीति में लौटेंगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अब सक्रिय राजनीति में क्या ही लौटूंगा, मैं तो अब आराम कर रहा हूँ। और उसके फिर कुछ दिन बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है कि राम मंदिर के ध्वजारोहण के वक्त विनय कटियार मौजूद नहीं होते हैं। उनकी गैर मौजूदगी अयोध्या में इतने बड़े फंक्शन के अंदर विनय कटियार की गैर मौजूदगी को लेकर सुर्खियां बनती हैं। उसके बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी उनसे मुलाकात करते हैं और फिर ये हमारे सामने जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम है। तो क्या पंकज चौधरी से मुलाकात में कोई बात हुई, कुछ बात बनी? देखिए, पंकज चौधरी अपनी तरफ से विनय कटियार जैसे लीडर के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसमें निश्चित तौर पे बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने कोई संकेत दिए होंगे, उन्होंने कुछ कहा होगा। और बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है इस समय विनय कटियार की उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पे समाजवादी पार्टी को जवाब देना, अगर उनको जवाब देना है तो उसमें विनय कटियार बहुत प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। राम मंदिर आंदोलन के बाद की जो राजनीति है, कल्याण सिंह के जमाने की, कल्याण सिंह के भाजपा से बाहर जाने की, फिर बसपा के साथ जब साझा रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहाँ का सामाजिक समीकरण, भले वो कानपुर के हैं लेकिन घर उनका अयोध्या में है, तो बहुत ही ज्यादा उनकी प्रासंगिकता है। मुझे लगता है कि एक ट्रम्प कार्ड बीजेपी बाहर निकाल के रख रही है। ये इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति के जो बीजेपी के जो समीकरण है, मौजूदा जो समीकरण, जिन चीजों को लेकर बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, उसका भी जवाब कहीं न कहीं विनय कटियार के चेहरे के तौर पे सामने आ रहा है। और विनय कटियार अपनी तरफ से तो मेरा मानना है सक्रिय होंगे ही नहीं, ये निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व का संकेत है। अयोध्या जैसी विधानसभा सीट पर बजरंगी फायर ब्रांड बजरंगी का वापस आना, इनको बजरंगी के नाम से ही लोग ज्यादा जानते रहे हैं, तो बजरंगी का वापस आना निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना है। और इसको हम देखते हैं कि जो बीजेपी का पूरा जो जीन है उसमें फिर से बदलाव दिखाई दे रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। नेतृत्व की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या इसे पार्टी नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के पार्टी नेतृत्व पर किसी दबाव के रूप में भी देखा जाना चाहिए अगर विनय कटियार की वापसी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हो रही है तो? नहीं, दबाव के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टी कम से कम मोदी शाह की जोड़ी जो है सटीक डिसीजन लेने में ज्यादातर मामलों में कामयाब रहती है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को छोड़ दें, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह का, तो हमेशा उनका कैलकुलेशन काफी सटीक रहा है। ये जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, इसमें पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनपे समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग आरोप लगाते रहते हैं कि ये तो राजपूत क्षत्रियों की ज्यादा तरफदारी करती है। अब चूंकि राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आरोप कई बार चिपका दिया जाता है, तो उसका भी काउंटर विनय कटियार के तौर पे भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि अगर आप कद में देखें तो विनय कटियार एक बड़े नेता हैं, और एक बड़े नेता की इस तरह से जो वापसी है
वो एक बड़ी घटना का संकेत भी है। तो आपने चूंकि की बात की तो विनय कटियार कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी जिन्हें अभी हाल में अध्यक्ष बनाया गया वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, और ये सवाल पंकज चौधरी की नियुक्ति के बाद भी उठा था कि कुर्मी वोट को गोलबंद करने की मुहिम में, क्या ये कुर्मी वोट को गोलबंद करने की मुहिम का भी एक हिस्सा है विनय कटियार की वापसी अगर होती है? निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी के पास पहले कुर्मी लीडर बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, उसमें विनय कटियार भी थे, उसमें ओम प्रकाश सिंह जो मिर्जापुर के हैं, पहले सिंचाई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री है कल्याण सिंह की सरकार में। उनके पुत्र राजनीति भी करते हैं, लेकिन वो उस तरह से प्रभावशाली नहीं है, और भी कई नेता इनके पास थे। लेकिन पिछले 14 के यानी 17 के बाद से जो विधानसभा के रिजल्ट आए, उसमें ये पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया उत्तर प्रदेश का चुनाव। मोदी के चेहरे पे मान लिया गया, दोनों बार जीते। अमित शाह की रणनीति थी, पीछे सुनील बंसल थे। 2022 में भी क्रेडिट योगी जी को भी दिया जाता है, वहां भी मोदी शाह की रणनीति को मान लिया जाता है। 255 सीट अकेले बीजेपी जीत के आती है। लेकिन अब जो तीसरा चुनाव है, ये बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल है, बहुत अहम है। इसमें सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने की जरूरत बीजेपी को महसूस हो गई, और वो जो लोकसभा का रिजल्ट आया, उसने उन्हें एहसास करा दिया कि आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। आपका जो सिक्का अभी चल रहा है, उस सिक्के में आप टकसाल से नया सिक्का ढालिए या पुराने सिक्के को नए कलेवर में लाके पेश करिए। तो बीजेपी वही करती हुई नजर आ रही है। एक और बात की कहीं कुर्मियों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करके, हालांकि जाहिर तौर पे पार्टी का नेतृत्व या पार्टी के रणनीतिकारों के जहन में ये बात होगी ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि गैर यादव ओबीसी में भी कुर्मी के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस करने से दो बातें, एक तो पहले आपने अनुप्रिया पटेल की बात की, क्या आपने गठबंधन के साथ ही अनुप्रिया पटेल को किसी तरह से असहज नहीं कर रही है बीजेपी? और दूसरी बात ये कि बाकी गैर यादव ओबीसी की जो पार्टियां हैं कुर्मी के अलावा, कुर्मी कुशवाहा के अलावा, क्या उन्हें असहज या नाराज नहीं कर रही है बीजेपी? नहीं, ये बात नहीं आएगी। वजह क्या है कि विनय कटियार बीजेपी की कोर टीम का हिस्सा है, भले वो तटस्थ थे, अब उन्हें फिर से वापस सक्रिय किया जा रहा है, तो इसलिए ये आरोप नहीं लग पाएगा। दूसरा, अनुप्रिया पटेल नाराज नहीं होंगी इसलिए कि उनका प्रभाव का जो क्षेत्र है, विनय कटियार के प्रभाव क्षेत्र से वो दूर है, और बनारस, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये इस इलाके में, बनारस, इस इलाके में अनुप्रिया पटेल का असर रहा है उनके पिताजी के जमाने से, और उसी का फायदा अपना दल को मिलता रहा है। अब विनय कटियार का जो चेहरा है, ये थोड़ा प्रदेश स्तरीय कुर्मी नेता का चेहरा है, और जो हिंदूवादी ओबीसी युवा है, वो उसके लिए ये बहुत लोकप्रिय ये रहे हैं। तो विनय कटियार का जो रोल था, वो उसकी मैं नए ढांचे में वापसी देख रहा हूं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कुर्मियों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। वजह क्या है कि इधर केशव मौर्य डिप्टी सीएम है और बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो चुके हैं, और मैं अगर कहूं कि विनय कटियार के बाद अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ तो केशव मौर्य है। केशव मौर्य के कद में कहीं कोई कमी नहीं आई, तो मौर्य कुशवाहा कहीं से नाराज होने वाली स्थिति में नहीं। सैनी वर्ग को भी बीजेपी ने संतुलित किया हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी बहुत है, तो हरियाणा मुख्यमंत्री सैनी है, और सैनी समुदाय को पर्याप्त टिकट भी बीजेपी देती है। लोध समुदाय में आप देखिए तो वहां भी बीजेपी ने बैलेंस किया हुआ है। तो इसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता। अगर कोई नया व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति होता और कुर्मी समुदाय से होता, तब शायद ऐसा लगता है कि कुर्मियों को लेकर बीजेपी तुष्टिकरण कर रही है। लेकिन विनय कटियार के मामले में ये बात नहीं, बल्कि लोगों को सिंपैथी होगी पार्टी के साथ भी। पुराने लोगों को, खासतौर पर जो विश्व हिंदू परिषद के आंदोलनों के समय राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, उन लोगों को एक अच्छा लगेगा कि विनय कटियार फिर से वापस आए हैं, क्योंकि उनके साथ ही रहे हैं और वो संघर्ष में सब साथ लड़ाई करते थे, आंदोलन चलाते थे। तो मुझे लगता है कि इसको विनय कटियार की राजनीति का पार्ट 2 के तौर पे मैं देखता हूं, और इसे तुष्टिकरण वाली कोई बात सामने नहीं आती है। तो ये कह सकते हैं कि अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में कहें तो 2024 में जो छिटका था कुर्मी कुशवाहा, बीजेपी ने उसे वापस लाने के लिए कंप्लीट डैमेज कंट्रोल की तैयारी कर ली है, या जो पेंच ढीले हो गए थे उन्हें पूरी तरह कसने की तैयारी कर ली है, या कस लिया है? मेरा मतलब है कि वोट वापस, क्या 2024 में छिटका हुआ कुर्मी कुशवाहा वोट बीजेपी को वापस आएगा?
देखिए, बीजेपी इस कोशिश में लगी है। उसने कंप्लीट तैयारी कर ली, हम ऐसा नहीं कह सकते। वो तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी चुनाव में करीब 15 महीने हैं। 12 महीने इधर से हैं, जनवरी फरवरी और जोड़ लीजिए तो 14 महीने हो गए। तो बीजेपी तैयारी कर रही है। इस तैयारी में इन्होंने पेंच नहीं, एक बड़ा मतलब नट बोल्ट उठाया है। विनय कटियार कोई हल्के हल्के पेंच नहीं है। वो काफी ताकतवर आदमी है। उनकी भाषा और उनके भाषण दोनों जो है प्रभावशाली हैं और लोगों पर छाप छोड़ते हैं। और देखिए, ये जो सीट है अयोध्या की, लल्लू सिंह यहाँ 2 बार एमपी रहे, तीसरी बार हार गए। वेद प्रकाश गुप्ता जो विधायक हैं, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे। लोगों ने अयोध्या की सीट होने की वजह से उनको जिता दिया था। अब विनय कटियार का जो ऑरा है वो अलग तरीके से है। वहां पे उनका अपना एक सिस्टम कार्य करता रहा है, जो राम मंदिर आंदोलन के समय लोग जुड़े हुए थे। तो वो काफी मजबूत है वहां की ग्राउंड पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि विनय कटियार के आने से बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम में एक गति आएगी। अब एक तरफ केशव मौर्य हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, एक उनकी गति है, एक केशव मौर्य की है, एक विनय कटियार की होगी, या पंकज चौधरी या ब्रजेश पाठक या दूसरे जो इनके अलग अलग मोटर हैं, वो सबकी अपनी साझा ताकत लगेगी तो 2027 इनके लिए आसान हो सकता है। वैसे तीसरी सरकार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तीसरी बार सरकार बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और बीजेपी उसी चुनौती की तैयारी कर रही है। इस बातचीत के आधार पे मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, आप उन्हें अपने शब्दों में बताइएगा हमारे दर्शकों को। विनय कटियार के आने का मतलब 2024 की फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के हाथों जो हार हुई उसका डैमेज कंट्रोल, हिंदुत्व की राजनीति को एक फायर ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति के चेहरे की वापसी करवाकर हिंदुत्व की राजनीति को एक बड़ा पुश, एक कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता को वापस लाकर उस पूरे, न सिर्फ उस पूरे इलाके में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी को या कुर्मी कुशवाहा वोट को बड़ा संदेश। क्या यही पॉइंटर्स हैं? आप अगर इन्हें अपनी भाषा में एक बार बताएं कि विनय कटियार के वापसी का क्या क्या मतलब है। निश्चित तौर पे ये जो पॉइंटर्स आपने बताए हैं बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में एक और मैसेज ये भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही, कि वो सिर्फ अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिनको हम बार बार हम लोग कहते हैं कुर्मी समुदाय से लाया गया, कुर्मी वोट लाने के लिए लाया गया, तो सिर्फ अकेले पंकज चौधरी के कंधों पे ही सारा बोझ नहीं है, बल्कि उस बोझ को डिवाइड किया जाएगा और अलग अलग सेक्टर में। अब पवन गंगवार की जगह जो खाली हुई है बरेली में, अब उसको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि विनय कटियार भरने वाले हैं। विनय कटियार की जो सक्रियता है वो पार्टी को फायदा देगी, पुराने लोग सक्रिय होंगे, और जो जातीय समीकरण है उसमें थोड़ी नए सिरे से उसमें एनर्जी आएगी और लोग सक्रिय होंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार भाजपा पे अटैक कर रही, खासतौर पे कास्ट लाइन को लेकर अटैक कर रही, उस अटैक का भी जवाब देने के लिए बीजेपी ने शायद ये कदम उठाया, और विनय कटियार इसमें बहुत सक्षम व्यक्ति हैं कि वो समाजवादी पार्टी के आरोपों को ठीक से काउंटर कर सकें। केशव मौर्य उनके साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो भी ओबीसी समाज से हैं और उत्तर प्रदेश के वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं। विनय कटियार बहुत पहले 2003 में ही प्रदेश अध्यक्ष थे। तो विनय कटियार के सहारे बीजेपी उन सारी चीजों को सजाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की पूरी रणनीति क्या है वो अभी साफ नहीं है। वो धीरे धीरे साफ होगी। अचानक की गतिविधि बढ़ती है, और विनय कटियार जो है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे हम लोगों के सामने है, वो भी अयोध्या की जैसी सीट से। और अयोध्या बीजेपी के लिए सबसे शर्मनाक हार का पर्याय बन गई थी 2024 में। अब उसको रिकवर करने के लिए बीजेपी मैं समझता हूं कि ये 2027 के साथ 2029 की भी तैयारी बीजेपी ने विनय कटियार के साथ शुरू कर दी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप राम मंदिर आंदोलन का इतिहास अगर देखेंगे तो आपको सड़क से लेकर जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने की तस्वीरें हैं, वहां से लेकर बीजेपी नेताओं के जेल जाने से लेकर बजरंग दल की सुर्खियों से लेकर हर जगह पर आपको विनय कटियार नज़र आएंगे। और बड़ा अच्छी एक टर्मिनोलॉजी जो विजय उपाध्याय ने इस्तेमाल की कि भाषा और भाषण दोनों विनय कटियार के इतने प्रभावी थे कि जब आप उस दौर से गुजरते हैं तो विनय कटियार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो विनय कटियार जो बहुत दिनों से सक्रिय राजनीति से आराम कर रहे थे, बाहर थे, उन्हें उनकी ये वापसी का संदेश एक तरीके से बीजेपी के ट्रम्प कार्ड के वापस आने की जैसा है। एक तीर से कई निशाने अगर बीजेपी
विनय कटियार के जरिए साधती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। विनय, आप विजय उपाध्याय ने पिछले हमारी ये 20-25 मिनट की बातचीत में विनय कटियार और उनसे जुड़ी इस राजनीति के तमाम मायने समझाए हैं। आप इस पूरे वीडियो में इस विनय कटियार की वापसी को क्यों इतनी बड़ी सुर्खी माना जा रहा है और आने वाले दिनों में किस तरह से 2027 और 29 के चुनावों को प्रभावित कर सकती है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने का मौका मिलेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।